हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने 30 नवंबर की शिफ्ट 2 सॉल्व करी थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की। तो जो भी उसमें मुझे थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन लगे, मैं उनका सॉल्यूशन लेके आज आई हूँ। ठीक है, तो जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं देखती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 18,122, मतलब अगर वो कह रहे हैं इसके एक हमारा एसपी दिया हुआ है। अगर मैं बात करती हूँ, हमारा एसपी दिया हुआ है 18,122। ये कह रहा है अगर मैं इस वाले एसपी पे बेचता हूँ तो उसको 21% प्रॉफिट ज़्यादा होता है उस लॉस के, जब वो आर्टिकल को 9061 में बिकता है। ठीक है, मतलब हमारे पास एक तो SP1 दिया हुआ है और जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारे कितना 21% ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर लॉस को 100% मान लूँ तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 121%। ठीक है, दूसरा जो हमारा SP2 दिया हुआ है उस वो दिया हुआ है 9061। अब वो कह रहा है इसमें बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो इसमें बेचने पर लॉस का 21% ज़्यादा है, मतलब 121% है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले तो इन एसपी का डिफरेंस लेते हैं। एसपी का डिफरेंस कितना हुआ, 1,6,9061 आएगा। ठीक है, और जो ये प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है, इनको क्या करते हैं, इनका एडिशन। तो ये हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 222। ये हो जाएगा हमारा 222। अब ये जो 221, ये जो 221 है ये हमारे 9061 के बराबर होगा। ठीक है, और ये जो हमारा अगर मैं देखूँ कितने बार जाएगा, ये जाएगा 41 बार, मतलब एक जो यूनिट आएगी वो हमारी 41 के बराबर आ गई। और हमारा प्रॉफिट कितना था 121, लॉस कितना था हमारा 100, है ना। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से लॉस निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 4100 हमारा लॉस आ जाएगा। लॉस हमारा ये है, और लॉस हमारा हो कब रहा था, जब हम 9061 पर बेच रहे थे। तो हमारा अगर मुझे सीपी निकालना है तो हमारा सीपी कैसे निकलेगा, एक मिनट। तो हमारा जो सीपी निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, अगर मैं एसपी में क्या कर दूँ, लॉस को ऐड कर दूँ। ठीक है, तो हमारा जो सीपी आ गया है SP 9061 और मैंने 4100 इसमें ऐड किया तो 3161। तो हमारा आंसर इसमें है 3161। हाँ, ये रहा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये है हमारे कैलेंडर से कि अगर 7 मई 2120 को मंडे था तो 7 मई 2125 को क्या होगा। तो ये जो कैलेंडर का हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा होता है ऑड डेज पर डिपेंड करता है कि ऑड डेज कितने हैं। ऑड डेज निकलते कैसे हैं कि अगर देखो 365 दिन होते हैं किसी भी, अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, और एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूँ तो हमारा कितना आएगा, 52 वीक्स प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, डे। ये जो डे होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑड डे होता है। ठीक है, अगर मैं लीप ईयर की बात करूँगी तो 366 दिन हो जाएगा, तो वहाँ पर कितने हो जाएंगे, वहाँ पे हमारे दो ऑड डेज हो जाएंगे। तो अब देखो कि हम इसमें देखेंगे कि 2100 पीछे 2120 से 2125 तक टोटल हमारे कितने ऑड डेज पड़े। अगर मैं 2120 से 2121 तक की बात करती हूँ तो एक ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल ईयर है। 21 से लेके 22 तक बात करती हूँ, यहाँ पर भी हमारा एक ही होगा। 22 से लेके 23 तक बात करूँगी तो यहाँ पे भी हमारा एक ही होगा। लेकिन अगर मैं 23 से लेके 24 की बात करूँगी, यहाँ पर भी हमारा एक ही होगा। लेकिन अगर मैं 24 से लेके 25 तक की बात करूँगी तो यहाँ पे हमारे 2 होंगे। 2 क्यों होंगे, क्योंकि जो हमारी 2124 है ये हमारी कैसी ईयर है, ये हमारी है लीप ईयर। लीप ईयर होती है जैसे उसमें 366 दिन होते हैं। जो हमारी फरवरी होती है वो 29 डेज़ की होती है। और जो भी मतलब लीप ईयर होता है ना, उसकी पहचान कैसे होती है, ये जो हमारी पीछे वाली डिजिट है वो 4 से कटनी चाहिए। मतलब अगर वो ईयर हमारी 4 से कट जाती है तो वो हमारी लीप ईयर होती है। 2124 में ये कट रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कितने हो जाएंगे, 2 ऑड डेज हो जाएंगे। यहाँ पे कितने आ गए, 2। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे कितने ऑड डेज हो गए, 6 टोटल ऑड डेज हो गए। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ, मंडे उसको मंडे था, फिर मंडे से आप कितना आगे कर लो उसको +6 ऑड डेज। जब हम मंडे में 6 ऐड करेंगे तो हमारा संडे आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, संडे होगा। ठीक है,
तो ये कैलेंडर जो भी होता है वो हमारा ऑड डेज के कंसेप्ट पर हमारा बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा जाएगा ये संडे। एक ये रहा क्वेश्चन, ये भी बहुत मतलब लाइक ये पूरा फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये देखो, ये कह रहा है कि टीवी हमने परचेज करा इतने का, ठीक है, 15,400 का, और उस पर हमने मार्कअप कितना कर दिया, मार्कअप हमने किया है उस पर 30%, और उस पर हमने डिस्काउंट कितना दिया है 15%। तो वो कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ है। यहाँ पर उसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, ना कि प्रॉफिट रुपीज़ में पूछा है। तो हमें एक्चुअल अमाउंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी हमारा प्रॉफिट, मान लो अगर तुमने कोई 200 रुपये की चीज़ आप है कि खरीदने गए, ठीक, 200 की कोई चीज़ खरीदने गए, उस पर उसने कुछ चीज़ मतलब कुछ पैसे बढ़ा दिए और उसका डिस्काउंट दे दिया, तो वो जो हमारा सेलर होगा उसको कितना प्रॉफिट होगा, वो तो उन दोनों का सक्सेसिव ही होगा ना, जितना मार्कअप किया है और जितना उसने डिस्काउंट दिया है। तो इनका हम सक्सेसिव ले लेते हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, मार्कअप माइनस डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट तो माइनस ही होता है, माइनस मार्कअप इंटू डिस्काउंट अपॉन 100। ये हमारे यहाँ परसेंटेज में चलता है। मार्कअप कितना है 30 माइनस 15 माइनस 30 गुणा 15/100, ठीक है। 30 में से 15 गए 15 माइनस इससे घट गया 4.5, तो ये हमारे कितना है 10.5 इसका आंसर है, ठीक है। अगर वो पूछता कि रुपीज़ में कितना हुआ है, तब इसका करने का तरीका दूसरा होता, तब हम एक्चुअल वैल्यू लेके तब करते। लेकिन उसने परसेंटेज में पूछा है, तो हमें एक्चुअल वैल्यू से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये वाला हमारा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग भी है। देखो मेरे को मतलब ये करने में 4.5 मिनट इसमें लग गए थे। तो अभी हम इसको करते हैं। पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, एक किसी काम को करता है कितने 82 दिन में, बी करता है 123 दिन में, और सी जो करता है वो करता है हमारा 164 दिन में। तो पहले तो इनका एलसीएम, आपको नहीं लग रहा है कि 41 का कुछ मतलब इसमें है फैक्टर। देखो इसको 41 गुणा 2 लिख लो, 41 गुणा 3 लिख लो, 41 गुणा 4, अदरवाइज आपको इसका एलसीएम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं तो ऐसे ही सॉल्व करती हूँ। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 41 गुणा 4, ये 3 तो क्योंकि प्राइम नंबर है गुणा 3, ये हमारा इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ से इसको अगर 41 गुणा 2 से इसको काटोगे, 2 तो यहाँ बचेगा, 3 तो इसकी ए की इफिशियंसी क्या आएगी 6, बी की 41 गुणा 3 अगर हम काट देंगे यहाँ से तो इसकी आएगी 4, इसकी आएगी 3। तो हमने ए बी सी की इफिशियंसी निकाल ली, ए बी सी, ए की आई 6, बी की आई 4, सी की आई 3। इसमें इसने कहा है बस अब इसको रेज कर देते हैं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। टोटल वर्क हमारा ये रहा यहाँ पर, ये हमारा क्या है टोटल वर्क। इसमें कह रहा है कि इफ़ द फर्स्ट डे ए वर्कड अलोन, अगर ए ने पहले दिन क्या किया है, अकेले काम किया है, ठीक है। सेकंड डे किस किसने किया है, बी और सी ने किया है। थर्ड डे किस किसने किया है, ए और सी ने किया है, ठीक है। तो ए का कितना का हुआ 6, बी और सी का कितना हुआ 7, और ए प्लस सी का कितना हुआ 9। अगर मैं देखूँ तो तीनों दिन का काम कितना मेरा हो रहा है 22 यूनिट, ठीक है। और काम उन्हें कराना कितना है टोटल, यहाँ से आप पहले पूरा काम निकाल लो। 4 इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 164 मल्टीप्लाई बाय 3 492। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारा 492। हमें कितने मतलब अगर हमारा 3 दिन में हम 22 यूनिट काम कर रहे हैं तो 492 वर्क हमारे कितने दिनों में होगा। तो अगर आप इसको देखो 22 से हम कितने होते हैं 484, इसके कहीं ना कहीं अप्रॉक्स जा रहा है ये। तो 3 से अगर मैं 22 की गुणा करूँ तो 22 3 66, तो 66 इधर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 66 दिन में कितने यूनिट काम होगा, 22 से हम 484, ठीक है। फिर भी अगर मैं देखूँ 492 में से अगर मैं 84 को ये करती हूँ 484 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो हमारे पास कितने यूनिट काम बच जाता है। फिर भी हमारा 8 यूनिट काम अभी शेष है। ये वाली तो हमारे 22 साइकिल पूरे हो चुके हैं ना 3-3 दिन की। अब हमारा जो रिपीटेशन आएगा वो किस पर आएगा, ए पर, ठीक है। ए कितना काम करता है 6 यूनिट काम करता है। तो अगर मैं 67 दिन का काम देखूँ तो हमारा कितना हो जाएगा 490। लेकिन अभी भी हमारा 2 यूनिट काम बचा है। ये 2 यूनिट काम अब एक के बाद कौन करेगा, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। तो 2 यूनिट कितने दिन में करेंगे, वो 2/7, ठीक है। तो 67 सही 2/7 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये रहा इसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट था क्वेश्चन और ये अच्छा है। एक दो बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस की तो ये हो जाएगा आराम से।
थर्ड क्वेश्चन, ये वाला भी मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही है, अगर इसका आपको कंसेप्ट समझ आता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो डिस्टेंस होती है वो एकदम फिक्स होती है। डिस्टेंस हमारी क्या होती है, फिक्स होती है। ए पर्सन साइकिल्स फ्रॉम हॉस्टल टू कॉलेज, वो कह रहा है कि कॉलेज से वो हॉस्टल से कॉलेज जाता है 20 किलोमीटर की स्पीड पर, ठीक है। तो वो कितने लेट होता है, 70.5 मिनट, ठीक है, 17.5 मिनट वो लेट हो जाता है। लेकिन अगर उसने स्पीड बढ़ा दी तो वो कितने 17.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम करते क्या है, पहले तो टाइम का डिफरेंस देखो, टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक में वो जल्दी पहुंच रहा है और एक में वो लेट पहुंच रहा है, तो इसका कितना है 35 मिनट इसका डिफरेंस है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा निकल के। अब ये देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड 1 गुणा स्पीड 2 अपॉन जो भी दोनों का स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस है, जो भी मतलब टाइम का डिफरेंस है, T1 माइनस T2 अपॉन, अब वो तो हम फिर वो इक्वल कर लेंगे, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं होता, बस टाइम को सेम यूनिट में हमें रखना होता है, इनटू टाइम का डिफरेंस। स्पीड 1 कितनी है हमारी 20, स्पीड 2 कितनी है 24, अंतर कितना है 4 का, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है और लेकिन हमारा टाइम कितने मिनट में, तो हम इसको किस में आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मैं देखूँ 17.5 माइनस 17.5 तो हमारा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और इसको मैंने आवर में कंप्लीट वो कर लिया कन्वर्ट। 6 से 10 बार कट गया, 10 से 2 बार कट गया, और ये कितना है 35 दूनी 70। तो ये जो इसकी स्पीड आई है वो कितनी आ गई, इसकी स्पीड आ गई 70, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स इन द जीपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म। देखो जीपी क्या होती है, जैसे एक एपी होती है ना, इसी तरीके से जीपी होती है, सीरीज होती है जिसके जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं उन्हें ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से हमारी जो सीरीज होती है इसे हम जीपी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा कॉमन रेशियो है, मतलब ये हमारी टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है, टर्म 4 है, तो अगर मैं टर्म 2 से लेकर टर्म 1 इक्वल टू टर्म 3 अपॉन टर्म 2 इनका रेशियो लेती हूँ तो वो हमेशा इक्वल ही आएगा। ये हमारी क्या होती है, जीपी होती है। आप देखो ए आर को अगर मैं ए से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा आर, ऐसे ए आर स्क्वायर को अगर मैं ए आर से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा आर। तो ये हमारी क्या है, इस तरीके से हमारी जीपी होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है ए हमारा है 15, कॉमन रेशियो आर कितना 4, तो अब फर्स्ट टर्म निकालो 15 आ गई, दूसरी टर्म क्या ए आर 15 चौका 60, थर्ड टर्म क्या ए आर स्क्वायर मतलब 15 गुणा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 15 गुणा 16, तो ये कितना आएगा 240, ये आया हमारा 240। फोर्थ टर्म निकालो ए आर क्यूब, ए आर क्यूब, या फिर हम 240 में क्या कर सकते हैं 4 की गुणा भी कर सकते हैं, बात तो वही हुई ना। तो 960 आ गया 24 चौका 96। अब आप इनको ऐड करो, आप देख रहे हो यूनिट डिजिट पे यहाँ 5 है, इस वाले क्वेश्चन को मैंने यूनिट डिजिट से ही किया था। हाँ, इनके पीछे क्या है 0 है। आप इसको ऐड करोगे तो लास्ट में तो हमारा 5 ही आना है, तो फिर हमें पूरा ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो मैंने ये लगा दिया था इसका, और ये सही है क्योंकि 15 फर्स्ट टर्म है, उसके बाद सारे टर्म में 0 ही 0 आएगा। तो जो लास्ट टर्म आएगी उसके लास्ट मतलब जो भी हमारी इनका सम आएगा उसकी लास्ट टर्म तो 5 ही होगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो अगर आप देखोगे तो मैंने ये वाला क्वेश्चन स्किप किया था 17 नंबर का, पर जब मैंने सॉल्व किया था तो ये हो गया था नॉर्मल। देखो इसको आप ना ऐसे भी मैंने मतलब कैलकुलेशन करके ही सॉल्व कर लिया था ये पूरा। यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताती हूँ, 346.3333 346.333 है ना। पहले ये वाले ऐड कर लेते हैं, एक और 3 है इसमें, 346.33 इनको ऐड कर लो, 3699.448 12 13 का 3 हासिल को 1, ये हमारा आ गया इसका सम, ठीक है। अभी हमारी कौन सी डिजिट रह गई है, इसमें अब ऐड कर दो 44.6, ठीक है। 369 ये आ गया हमारा।
अब इसको डिवाइड किससे करना है, 3707.5963, इसको हमें डिवाइड करना है 50 से। मैंने क्या किया था, मतलब मैं क्या करती हूँ उसके लिए, 50 से डिवाइड करने से अच्छा है कि आप 2 की गुणा ऊपर कर दो, 2 की गुणा नीचे कर दो, है ना। नीचे 100 आ जाएगा, 0.2 नंबर और आगे आ जाएगा। और इससे अगर हम रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, पॉइंट के 2 डिजिट तक दिया है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट तो ये यहाँ पे जाके होएगा ना, इधर खिसक जाएगा। 2 2 नाम 18 का 8 हासिल को 1, 2 2 पंजे 10 11 के हासिल 2 3 6 1 7, 2 7 14 का 4 हासिल को 1, 2 7 14 का 4 हासिल को 1, 2 3 6 1 7, मतलब 0.67। हाँ, ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे ना तो पॉइंट इतना तो हमें पता चल गया कि पॉइंट से पहले 1 आएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बार आप करके देख लेना, ये इसका आंसर आएगा। अब देखो, फाइंड द सम अप टू 151 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये पहले जो क्वेश्चन दिया था वो जीपी का दिया था, अब जो दिया है वो एपी का दिया है। एपी उसमें क्या कॉमन रेशियो सेम होता है, यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे मान लो ये ए है टर्म, नेक्स्ट टर्म हमारी होगी ए प्लस डी, उससे ए प्लस 2d, ऐसे ऐसे करके चलती है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है सम का, वैसे तो 2 फॉर्मूले होते हैं, वो डिपेंड करता है कि डाटा हमारा कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पे हम n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, n/2 टर्म्स कितने, n होती है नंबर ऑफ टर्म्स, ए होता है फर्स्ट डिजिट और डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो n कितना है 151/2, फर्स्ट टर्म कितने 243 गुणा 2, n-1 कितना हो जाएगा 150, और डी क्या होगा अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो 13। ये हमारा, इसकी अब हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या आया 486, और 13 की 0, 13 कम 13 और 6 1950, ये हमारा क्या आया। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये भी मेरे को लगता है कि यूनिट डिजिट से ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप इन दोनों को ऐड करो, सॉरी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ 486 1950 6 2436 आया, तो ये हमारा कितना आया निकल कर 2436। अब देखो, अगर ये 2 है ना, तो ये इससे ये तो जाएगा नहीं, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगी तो 3 बार जाएगा अगर, लेकिन 3 की मैं 1 में गुणा करूँगी तो पीछे 3 आना चाहिए, 3 तो यहाँ कहीं है नहीं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा इससे कितनी बार जाएगा, जैसे 18, हाँ 2 8 16, उसके पीछे भी 6 आता है, तो मतलब ये हमारा कितनी बार जाएगा 8 बार, जब भी तो हमारी यूनिट डिजिट 8 आ पाएगा, है ना। तो ये इससे गया, ये हमारे क्या आया 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। यूनिट डिजिट से बहुत ईजी पड़ जाता है, मतलब पूरी कैलकुलेशन बच जाती है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो खाली मेरा सिली मिस्टेक की वजह से ही गलत हुआ था। इसका क्या है, इसका कंसेप्ट, जो भी नेक्स्ट टर्म हमारी है, लास्ट वाली टर्म से 2 आगे से और 2 पीछे से लेटर हमने हटा दिए। तो अगर मैं OC और TI हटा दूंगी तो RA, ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन है। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर, मतलब ये कह रहा है कि इन्होंने कोई सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है, वो 15 सालों में क्या हो जाता है, मान लो 1 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, वो 15 साल में क्या हो जाएगा 3 गुना, है ना, 3 हो जाएगा मतलब। तो उस पर ये तो हमारा प्रिंसिपल हुआ, एक जितना हम इन्वेस्ट करते हैं वो तो प्रिंसिपल है, और जितना हमें उसमें ऐड होके मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, ये हमारा अमाउंट है। तो हम, अगर मैं इनके इंटरेस्ट की बात करूँ तो इंटरेस्ट कितना हुआ 2, तो 15 सालों में उनका इंटरेस्ट कितना आया निकल के 2। अब वो कह रहा है कि कितने सालों में वो 13 टाइम हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट 1 है, इंटरेस्ट नहीं प्रिंसिपल 1 है, और वो 13 टाइम हमें करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ उनका डिफरेंस, तो हमारा वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा 12 यूनिट। तो ये कह रहे हैं कि अगर 2 यूनिट इंटरेस्ट 15 सालों में है तो 12 यूनिट कितने में होगा। तो इसको 12 बनाने के लिए हमें 6 से इधर गुणा करनी पड़ेगी, 6 से इधर, तो 12 यूनिट कितने में होएगा 90 सालों में।
ये आपके हार्ड क्वेश्चन थे। आप बताना कि आपको इनके सॉल्यूशन कैसे लगे और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।